हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा पिछला रिवीजन ले लेते हैं। पिछले टॉपिक्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप का या एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार क्या होता है? एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति पैसा लगाता है और वही बिजनेस को चलाता है, वही मैनेजमेंट करता है। सारे कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं। एम्प्लॉइज अपने अंडर वो रख सकता है। तो आपने ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसके बारे में आपने पढ़ा। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप या एकाकी व्यापारी जो एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, यदि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहे, अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहे, तो उसके सामने कुछ समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो क्या समस्या आएगी? पहला, जो बिजनेस वो कर रहा है उसके लिए उसे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो एकाकी व्यापार में तो उसका स्केल ऑफ बिजनेस या व्यवसाय का पैमाना छोटा था, तो वो पैसे का प्रबंध आसानी से कर सकता था। अपने फ्रेंड से लेकर, बैंक से लोन लेकर, इस प्रकार से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। लेकिन उसके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है व्यवसाय को आगे और बढ़ाने की। लेकिन समस्या क्या है कि जो फाइनेंस है, पैसा है, वित्त कहाँ से आएगा? तो ये समस्या उसके सामने आती है। दूसरा, व्यवसाय, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि व्यवसाय को विस्तार करने के लिए अब वो अकेला व्यक्ति इनफ नहीं है। अकेला व्यक्ति सारे व्यवसाय को नहीं संभाल पाएगा, वो थक जाएगा उस काम को करते करते। और पूरा इतना बड़ा बिजनेस है, क्योंकि व्यवसाय का पैमाना बढ़ जाएगा, तो अकेला वो कैसे उस बिजनेस को संभाल सकता है? ये समस्याएं उसके सामने आती है। अब वो विचार करता है कि मुझे अपने व्यवसाय को कैसे एक्सपेंड करना है, किस प्रकार से मैं अपने व्यवसाय को और ज़्यादा बढ़ाऊं, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी उसके सामने है, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं अब वो उनको कैसे दूर करेगा, देखते हैं। तो हम बढ़ते हैं स्टेप 2 पर। आपने शायद सुना भी होगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ आते हैं। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, आज का जो हमारा टॉपिक है साझेदारी संगठन। तो अब देखिए, इसको अपनी समस्या का समाधान मिल गया। इसको अब ये पता चला कि भाई अकेले मेरे पास इतना सब कुछ नहीं है। यदि मैं किसी को अपने साथ में लगा लूं, एक व्यक्ति को और मैं अपने साथ या एक से ज्यादा व्यक्तियों को अपने साथ मिलाकर मैं बिजनेस को करूं, तो मेरे पास बहुत सारा पैसा भी होगा, मैनेजमेंट करने के लिए व्यक्ति भी होंगे, तो इन सारी समस्याओं का समाधान उसे मिल जाता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। साझेदारी का अभिप्राय व्यवसायिक संगठन के ऐसे प्रारूप से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, स्वेच्छा मीन्स अपनी इच्छा से, किसी भी वैधानिक का अर्थ क्या होता है? लीगल बिजनेस, जो गैर कानूनी ना हो, उस व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। व्यवसाय में सभी पूंजी लगाते हैं, प्रबंधकीय योग्यता का सामूहिक प्रयोग करते हैं और लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। तो ये मीनिंग है हमारी पार्टनरशिप। साझेदारी में दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे। यदि एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसको एकाकी व्यापारी कहेंगे। जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं, तो वहां पर ही हमारा क्या बन जाएगी? ये पार्टनरशिप या साझेदारी। और इसमें ये सभी पूंजी लगाते हैं व्यवसाय में और अपनी योग्यता का सभी प्रयोग करेंगे। लाभ हानि जो भी बिजनेस का होगा उसको ये आपस में बांटेंगे। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। परिभाषा की तरफ यदि हम जाएं तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को परस्पर बांटने का समझौता किया है जिसे वे सब चला रहे हैं या उनकी ओर से कोई एक चला रहा है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार हमारी जो डेफिनेशन है वो दी हुई है कि साझेदारी एक संबंध है किसके मध्य में? व्यक्तियों के मध्य में। कौन से व्यक्तियों में?
जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने का समझौता किया है जिसको वो मिलकर चलाएंगे। देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि सभी व्यवसाय को मिलकर चलाएं। 4 मान लीजिए पार्टनर हैं, उनमें से ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं। ए जो है वो बी सी और डी की तरफ से बिजनेस को चला सकता है। जो बी सी और डी है वो बिजनेस में पूंजी तो लगा देते हैं, लेकिन व्यवसाय को चलाने का कार्य केवल ए भी कर सकता है। तो ये हमारी डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, जिसमें कि हमें क्या दिया होगा, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टूडेंट्स देखिए, साझेदारी के आवश्यक लक्षण या इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम आते हैं वैधानिक लक्षण के ऊपर। 2 विशेषताएं इसकी हैं, वैधानिक और सामान्य। वैधानिक लक्षण क्या है इसके? एक सबसे पहला पॉइंट है, उसमें एक से अधिक व्यक्तियों का होना, एक से ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम, अब देखते हैं मैक्सिमम संख्या कितनी होनी चाहिए। यदि एक व्यक्ति है तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। एक से ज्यादा 2 व्यक्ति और साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति, और मैक्सिमम देखें कितना है इसमें। तो साझेदारों की संख्या है 2 तो न्यूनतम होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 50। तो ये साझेदारी में साझेदारों की संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 50 से अधिक व्यक्तियों का होना। यदि एक व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है वो तो एकाकी व्यापार में ही आ जाएगा। एक से अधिक व्यक्ति जहां व्यवसाय करें उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा, व्यवसाय का होना। 2 व्यक्ति तो मान लीजिए 2 फ्रेंड्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, वहां भी व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा है, लेकिन यदि वो उनके बीच में कोई व्यवसाय के लिए वो इकट्ठे नहीं हुए हैं तो उसे साझेदारी नहीं कहा जाएगा। तो क्या होना जरूरी है? व्यवसाय का होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है अनुबंधित संबंध। ये जितने भी साझेदार होंगे, 2 या 2 से अधिक जितने भी साझेदार हैं, इनके बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट, अनुबंध होता है। कुछ शर्तें निर्धारित होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? इनका जो संबंध है वो कैसा होता है? अनुबंधित। उसके पश्चात उद्देश्य लाभ कमाना तथा आपस में बांटना। हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे हो गए, और किस लिए इकट्ठे हुए हैं? व्यवसाय को करने के लिए। उस व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना और आपस में बांटना। ठीक है, व्यवसाय से जो भी लाभ या हानि होगी, हालांकि सोचते तो वो यही है कि लाभ कमाएंगे, कई बार हो जाता है कि हानि भी हो जाती है। तो जो भी लाभ हुआ या जो भी हानि हुई उसको आपस में बांट लिया जाता है। नेक्स्ट है स्वामी एवं एजेंट का संबंध। स्वामी और एजेंट का संबंध सभी पार्टनर्स में होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया कि पार्टनर ए बी सी डी 4 व्यक्ति पार्टनरशिप में हैं। ए ने कोई कार्य किया फर्म की ओर से, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन कौन होगा? बी सी और डी तीनों। ये तीनों भी ए के द्वारा किए गए कार्य के लिए क्या होंगे? जिम्मेवार होंगे। और जो भी कार्य बी सी और डी ने किए हैं उसके लिए ए भी जिम्मेवार होगा। तो साझेदारों का जो आपस में संबंध होता है कैसा होता है? स्वामी का और एजेंट का। अब हम आते हैं सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या होते हैं साझेदारी के? सबसे पहला, सीमित दायित्व। साझेदारी में जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है। ठीक है, जितना उनका हिस्सा है वहीं तक उनका जो दायित्व है वो सीमित है। उससे ज्यादा पार्टनर से जो पैसा है वो नहीं मंगवाया जा सकता। दूसरा इसमें आ जाता है पृथक अस्तित्व नहीं। साझेदारी और साझेदारों का जो अस्तित्व है वो पृथक नहीं माना जा सकता। इनका अस्तित्व एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसके पश्चात थर्ड पॉइंट में अत्यंत सद्विश्वास का होना। बच्चों, जितने भी साझेदार आपस में मिलकर काम करते हैं उनके बीच में क्या होना आवश्यक है? विश्वास होना जरूरी है। यदि एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो वहां पर व्यवसाय में भी हानि होने की भी संभावना है। तो प्रत्येक साझेदार को जो भी व्यवसाय से संबंधित व्यवसाय के हित की जो भी बातें हैं आपस में उनको मिल बांट उनको आपस में निर्धारित करनी होती है, और आपस में उनका विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास होगा आपस में तभी वो व्यवसाय में लाभ कमा पाएंगे। तो एक विश्वास का संबंध होता है। सारे पार्टनर्स के बीच में क्या होना आवश्यक है?
सद्विश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है साझेदारी में अपने हित के हस्तांतरण पर रोक। साझेदारी में साझेदार अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। अगर दूसरे पार्टनर की सहमति से वो ऐसा कर सकता है। यदि दूसरे साझेदार उसको ऐसा करने के लिए वो सहमत हो जाते हैं, अन्य पार्टनर्स जो हैं, तो वो ऐसा कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। बच्चों, इसके बाद हम आते हैं साझेदारी के प्रकार। कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहला इसमें आ जाता है सामान्य तथा सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी में साझेदार का जो दायित्व है वो कैसा होता है? असीमित। और सीमित साझेदारी में साझेदार का दायित्व कैसा होगा? सीमित होगा। दूसरी आ जाती है ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी कौन सी होती है? जहां पर पार्टनर्स अपनी इच्छा से बिजनेस को करने के लिए इकट्ठा हुए और अपनी इच्छा से ही वो व्यवसाय को छोड़ सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन विशेष साझेदारी में क्या होगा? किसी विशेष उद्देश्य के लिए उन्होंने व्यवसाय की स्थापना की और जैसे ही व्यवसाय का उद्देश्य पूरा हो जाता है, वो विशेष उद्देश्य व्यवसाय को का प्राप्त हो जाता है, तो सभी साझेदार जो है साझेदारी वहां पर समाप्त हो जाएगी। ऐच्छिक में उनकी इच्छा है, वो जब मर्जी व्यवसाय को चला सकते हैं, जब मर्जी अपनी उसको बंद कर सकते हैं फर्म को। थर्ड पॉइंट आ जाता है इसमें वैध तथा अवैध साझेदारी। बच्चों, साझेदारी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, करा सकते हैं और नहीं भी। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया तो जो साझेदारी का व्यवसाय है वो साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही चलना चाहिए। गैर कानूनी व्यवसाय को करने के लिए व्यवसाय को स्थापित नहीं किया जा सकता। यदि व्यवसाय 1932 साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार है तो वो कैसा है? उसके प्रोविजन के अनुसार यदि चल रहा है तो व्यवसाय साझेदारी कैसी कहलाएगी? वैध साझेदारी। यदि व्यवसाय किसी इलीगल बिजनेस को करने के लिए किया जाए, साझेदार इकट्ठा होते हैं किसी इलीगल बिजनेस को करने के लिए, या साझेदारों में शत्रु देश का कोई व्यक्ति मिला हुआ है साझेदारी में, तो वो भी कैसी हो जाएगी? साझेदारी अवैध हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है? वैध तथा अवैध साझेदारी। ठीक है। तो व्यवसाय का उद्देश्य कैसा हो? वैध होना चाहिए, प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए। तो कौन सी साझेदारी कहलाएगी? वैध साझेदारी। और अवैध क्या होगी? जहां पर इलीगल बिजनेस को करने के लिए वो इकट्ठा हो जाते हैं और पब्लिक के लिए कोई ऐसा पब्लिक का अहित होता है जिस व्यवसाय को करने से, तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा? जो सार्वजनिक नीति के विरुद्ध जो व्यवसाय किया जा रहा है उसे भी अवैध साझेदारी कहा जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। लाभ क्या है और इसकी सीमाएं क्या क्या हैं? सबसे पहले तो मैं आपको देखिए दिखाना चाहूंगी, न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने लगाई है पिक्चर में। दो कंपनी है सेल्स आई एंड ब्लू एलिगेटर। इन्होंने क्या किया? न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की। तो देखिए इस प्रकार से ये दो कंपनियां हैं और इनको पार्टनरशिप करने से ये जो दो बिजनेस है जब ये पार्टनरशिप में आ जाएंगे तो ये मजबूत बन जाएंगे। एक बिजनेस के पास तो फाइनेंशियली वो मजबूत हो सकता है, दूसरा बिजनेस जो है उसका दूसरा पक्ष मजबूत हो सकता है। और इन्होंने क्या मिलके आपस में पार्टनरशिप कर ली, जिससे क्या है इनके व्यवसाय को आगे सफलता प्राप्त होगी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने में इन्हें मदद मिलेगी। तो एक ये न्यूज़पेपर की कटिंग इसीलिए लगाई है कि ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ। उसके पश्चात हम बढ़ते हैं साझेदारी के लाभों की तरफ। साझेदारी के लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहला, स्थापना में सुगमता। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, करा लिया जाता है तो अच्छी बात है, यदि नहीं कराएं तो ये अनिवार्य नहीं है। तो जहाँ पर ऐसी फॉर्मेलिटीज, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है, यदि रजिस्ट्रेशन ना कराया जाए तो व्यवसाय को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। तो स्थापना में क्या होती है? साझेदारी की सुगमता होती है। अगला है इसी में संतुलित निर्णय। बच्चों आप ये देखिए कि अगर एक व्यक्ति निर्णय ले और जहां पर 3 या 4 व्यक्ति मिलकर निर्णय ले
तो कौन सा डिसीजन अच्छा होगा? डिसीजन कौन सा अच्छा होगा? जहां पर 4 व्यक्ति मिलकर निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे, तो उनका निर्णय कैसा होगा? बैलेंस्ड, संतुलित होगा। तो पार्टनरशिप में भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं और डिसीजन पार्टनर ने ही लेना है, तो उनका जो डिसीजन होगा वो कैसा होगा? संतुलित। तो साझेदारी का एक लाभ क्या हो गया कि आसानी से स्थापना की जा सकती है। दूसरा क्या लाभ हुआ कि निर्णय कैसा होता है? संतुलित। इसी में आगे बढ़े तो थर्ड पॉइंट आ जाता है अधिक वित्तीय साधन। बच्चों आप ये देखें, हमने अपने टॉपिक को जब स्टार्ट किया था, अकेला व्यक्ति बिजनेस को कर रहा है, वहां पर उसके वित्तीय साधन कैसे हैं? कम होते हैं। उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं? कम है, क्योंकि वो एक अकेला व्यक्ति है। वो बैंक से भी लोन ले लेता है, अपने दोस्तों से भी पैसा ले लेता है, अपनी तरफ से भी पूंजी लगा देता है, लेकिन उसके सामने अगर कोई अपॉर्चुनिटी उसको बढ़िया मिल रही है कि वो अपने व्यवसाय का विस्तार कर पाए, तो समस्या क्या आती है? लिमिटेशन क्या बन जाती है कि उसके वित्तीय साधन कैसे होते हैं? कम होते हैं। और वो अपने साथ यदि पार्टनर्स को लगा ले, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों को अपने साथ मिला ले, तो प्रत्येक व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लेकर आएगा, जिससे व्यवसाय के वित्तीय साधन क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो साझेदारी के लाभ में तीसरा पॉइंट आ गया कि अधिक वित्तीय साधन बढ़ जाते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जहां व्यवसाय को करेंगे, तो वित्तीय साधन कैसे होंगे? वहां पर अधिक होंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जोखिम का बंटवारा। ये भी हमने स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति, एकाकी व्यापारी को जो भी लाभ या हानि होता है वो उस अकेले व्यक्ति का ही होता है, पर जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिजनेस करेंगे, तो वहां पर जो भी लाभ या हानि होगा तो उस पर सभी का अधिकार होगा। तो जोखिम का वहां पर क्या हो जाता है? बंटवारा। जोखिम का मतलब क्या हुआ कि व्यवसाय में हानि होने की संभावना को जोखिम कहा जाता है। भविष्य में यदि हानि हो जाए, मान लीजिए बिजनेस में 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, एक व्यक्ति जहां व्यवसाय कर रहा था, तो पूरा 1 लाख लॉस किसने सहन किया? उस अकेले व्यक्ति ने। यदि 2 व्यक्ति मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं, तो अब उस जोखिम का क्या हो जाएगा? बंटवारा। दोनों व्यक्ति मिलकर 50-50 हजार के जोखिम को आपस में बांटेंगे। जो भी हानि है 50-50 हजार की, वो आपस में उसको बांट लेते हैं। तो क्या हुआ बच्चों? साझेदारी से जोखिम का क्या हो गया? बंटवारा। ठीक है। और इसी में लास्ट पॉइंट आ जाता है गोपनीयता। बच्चों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि साझेदारी फर्म को अपने जो अकाउंट्स हैं, जो भी अकाउंट्स तो उसको बनाने पड़ेंगे, जो भी लेन देन होगा उसको वो अकाउंट्स में लिखेंगे। उन लेन देनों के को जब उसने अकाउंट्स में लिखा, जिन खातों में लेन देन को लिखा गया है उसको जनता के सामने प्रस्तुत करना नहीं पड़ता। जनता के सामने वो खाते दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे जो भी व्यवसाय की बातें हैं वो केवल साझेदारों तक ही रहती हैं, जनता को उनके बारे में कोई पता नहीं चलता। तो साझेदारी में क्या फायदा हुआ? गोपनीयता बनी रहती है, आम जनता को व्यवसाय के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो प्यारे बच्चों, साझेदारी के लाभ हमने पढ़े कि स्थापना में सुगमता, आसानी से हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। संतुलित निर्णय, 3-4 व्यक्ति जहां मिलकर निर्णय लेंगे वो कैसा होगा? संतुलित, बैलेंस डिसीजन होगा। वित्तीय साधन कैसे होंगे? अधिक होंगे। एक व्यक्ति से ज्यादा अगर मिलकर पैसा लगा रहे हैं, जितने व्यक्ति ज्यादा होंगे, 2 व्यक्ति हैं तो वित्तीय साधन बढ़ गए, 3 है तो और ज्यादा बढ़ गए, 4 व्यक्ति हैं तो और ज्यादा। तो वित्तीय साधन कैसे होते हैं? साझेदारी में अधिक होते हैं। इसके पश्चात मैंने आपको उदाहरण देकर समझाया कि जो हानि हुई, अगर अकेला व्यक्ति है, एकाकी व्यापारी है, 1 लाख की हानि उसी को वहन करनी पड़ेगी। यदि साझेदार हैं तो हानि बांट ली जाती है, हानि का क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। फिर इसके पश्चात मैंने बताया कि साझेदारी फर्म को अपने खाते जनता के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे क्या बनी रहती है? व्यवसाय की गोपनीयता। आम जनता को इसके बारे में पता नहीं चलता कि व्यवसाय में क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो ये साझेदारी के लाभ थे, मेरिट्स थी। अब हम आते हैं लिमिटेशंस की तरफ। साझेदारी की सीमाएं कौन कौन सी हैं?
कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर भी हैं साझेदारी में भी। पहला है इसमें असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए फर्म बंद हो गई और फर्म ने अपने लेनदारों को पैसा चुकाना है, लेकिन फर्म को हानि हो रही थी, पिछले कुछ सालों से फर्म को हानि हो रही थी जिसकी वजह से फर्म को बंद किया गया। लेकिन जो थर्ड पार्टी है, जो व्यवसाय ने बाहर के व्यक्तियों को जो पैसा देना है वो तो देगी ही फर्म, लेकिन इतना पैसा फर्म के पास नहीं है। तो फर्म क्या करती है, साझेदारों से पैसा मंगवा कर उस लायबिलिटी का भुगतान या उस दायित्व का भुगतान करती है। तो देखिए, पार्टनर का जो हिस्सा बिजनेस में था उससे ज्यादा पार्टनर को अपनी पर्सनल एसेट से भी पैसा लाकर फर्म को देना पड़ गया। तो क्या हुआ, उसकी लायबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड, कि यदि कोई बिजनेस में हानि हो रही है और लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए पैसा चाहिए तो उसको अपनी प्राइवेट जो एसेट्स हैं उनसे भी पैसा देना पड़ सकता है। साझेदारी की सीमाओं में नेक्स्ट पॉइंट है सीमित साधन। जैसे एकाकी व्यापारी के पास वित्तीय साधन कैसे थे, लिमिटेड थे। जब उसने अपने साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को मिला लिया तो उसके जो साधन है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। लेकिन आप ये देखें कि अब ये पार्टनर्स जो हैं ये अपने व्यवसाय को और ज्यादा, क्योंकि इनके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि ये इनके सामने और रास्ते हैं कि बिजनेस और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए 5 पार्टनर हैं, ठीक है, तो पांचों ने पूंजी भी लगा दी, अपने रिश्तेदारों से भी पैसा ले लिया, अपने फ्रेंड्स से भी पैसा ले लिया और इन्होंने बैंक से भी लोन ले लिया। उसके बावजूद जिस लार्ज स्केल पर ये बिजनेस करना चाहते हैं उतना रिसोर्सेज, उतने फाइनेंशियल जो संसाधन है वो इनके पास नहीं है। तो इनके साधन कैसे हैं, सीमित। जो भविष्य में और इनको अवसर दिखाई दे रहे हैं उनका बेनिफिट ये अब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने व्यक्ति पार्टनर्स हैं वहीं तक लिमिटेड है इनके रिसोर्सेज। इसके बाद समन्वय का अभाव। बच्चों, हम ये देखते हैं कि जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का तरीका, प्रत्येक व्यक्ति के काम करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। तो और बिजनेस को यदि हम बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं बिजनेस में प्रॉफिट्स हों, तो क्या होना चाहिए, सभी पार्टनर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय का होना आवश्यक है। लेकिन अभी बताया कि भी जहां पर इतने व्यक्ति मिलकर काम करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे, तो मतभेद होने की संभावना बनी रहती है, तो हानि होने की संभावना, जहां इतने व्यक्ति मिलकर बिजनेस करेंगे तो उनके बीच में समन्वय का अभाव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतरता का अभाव, कॉन्टिन्यूटी। मान लीजिए साझेदार 4 या 5 साझेदार मिलकर बिजनेस कर रहे थे, या आप ये माने कि 2 पार्टनर बिजनेस कर रहे थे मिलकर आपस में, और एक पार्टनर फर्म को छोड़कर चला गया या उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। वो जो एक रिमेनिंग पार्टनर है, बचा हुआ एक पार्टनर है, फिर तो वो एकाकी व्यापारी ही रहेगा, ठीक है। अब उसकी मर्जी है वो व्यवसाय को आगे चलाए या फिर व्यवसाय को बंद कर दे। तो कॉन्टिन्यूटी जो है वो खत्म हो जाएगी वहां पर। पार्टनर्स में से यदि एक भी छोड़कर चला जाए तो उससे क्या होगा, फर्म अब उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती, निरंतरता का क्या रहता है, उसमें अभाव रहता है। अगला है जनता के विश्वास का अभाव। अभी पिछले पॉइंट्स में हमने इसके लाभों में देखा था कि जनता के सामने इनको अपने खाते प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, तो जनता को तो कुछ पता ही नहीं है कि साझेदारी फर्म में प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं या क्या कुछ है, कुछ भी जनता को इसके बारे में नहीं पता। तो जनता का क्या होता है, ऐसे साझेदारी फर्म में उनका विश्वास कम होता है, उनको कोई नॉलेज उसके बारे में नहीं है कि साझेदारी फर्म कैसा काम कर रही है, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स का ट्रेंड क्या है, प्रवृत्ति क्या है, पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। अब मान लीजिए फर्म जनता से, मतलब फर्म जो है वो लोन लेना चाहे, तो जो लोग हैं उनको पता नहीं है फर्म के बारे में कि वो अच्छी है, अच्छा काम कर रही है कैसे, या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, फर्म की एसेट्स कैसी हैं, फर्म की लायबिलिटीज कितनी है, कुछ नहीं पता। तो वहाँ पर जब जनता का विश्वास नहीं है तो कहीं ना कहीं
कुछ सीमाओं का सामना फर्म को, कुछ लिमिटेशंस जो हैं फर्म के सामने आ जाती हैं। जनता विश्वास नहीं करती तो व्यवसाय को ये चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपके लिए एक छोटा सा मैसेज प्यारे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आपने जो टॉपिक पढ़ लिया है आज साझेदारी का, उसके ऊपर उन्हीं टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी के लाभ निम्न में से कौन से हैं? साझेदारी के कौन कौन से लाभ हैं? पहला है संतुलित निर्णय, दूसरा स्थापना में सुगमता, अधिक वित्तीय साधन, या उपरोक्त सभी। तो इन चार ऑप्शन में से देखिए क्या आएगा। साझेदारी में जो डिसीजन लिया जाता है वो संतुलित होता है, बैलेंस्ड डिसीजन कहलाता है, क्योंकि सभी व्यक्ति मिलकर निर्णय लेते हैं तो निर्णय कैसा होगा? संतुलित। उसके बाद साझेदार, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब साझेदारी करेंगे तो वहां पर वित्तीय साधन भी क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ज्यादा पूंजी जो है वो बिजनेस में लगाई जा सकती है। स्थापना में सुगमता, मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, तो स्थापना करना कैसा है साझेदारी का? सरलता है उसमें, स्थापना में सुगमता है, आसानी से साझेदारी की स्थापना हो सकती है। तो इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकी व्यवसाय में व्यवसाय पर कितने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? एकाकी व्यवसाय यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने व्यक्तियों का स्वामित्व होता है? तो एकाकी व्यापार में तो एक ही व्यक्ति जो है वो स्वामी होता है, तो आंसर है आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है? तो आपके सामने दिए हुए हैं 1932, 1962, 1986 और 1912। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम हमने पढ़ा अपने टॉपिक में कौन सा है? 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी की सीमाएं कौन सी हैं? साझेदारी की सीमाओं में सीमित साधन, जनता के विश्वास का अभाव, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो साझेदारी की सीमाओं में हमने पढ़ा था कि सीमित साधन, जब साझेदार अपने व्यवसाय को एक अच्छे लेवल पर एक्सपेंड करना चाहें, बड़े पैमाने का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वहाँ पर वित्त की जो साधन है वो कैसे हो जाते हैं? सीमित। जनता के विश्वास का अभाव, ये भी हमने डिस्कस किया था, जो खाते हैं साझेदारी के वो जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किए जाते, जिससे जनता को व्यवसाय के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती, तो जनता का उस व्यवसाय पर इतना विश्वास नहीं बन पाता। तो दोनों पॉइंट आ जाएंगे साझेदारी की सीमाओं में, तो आंसर है हमारा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, साझेदारी में साझेदार का दायित्व कैसा होता है? हमें ये नहीं बताया हुआ कि साझेदारी कौन सी है, तो हम इसको सामान्य साझेदारी मानकर बात कर रहे हैं। सामान्य साझेदारी में साझेदार का दायित्व कैसा होता है? सीमित, असीमित, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो सामान्य साझेदारी में साझेदार का दायित्व कैसा होता है? असीमित। तो हमारा आंसर है असीमित।